चलो यहाँ देखो देखो यहाँ देखो क्लोनिंग वेक्टर हम लोग पढ़ लिए थे लोग, ठीक है। मतलब जो वेक्टर होना चाहिए जिसके ऊपर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसके ऊपर बाइंड करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, वो वेक्टर कैसा होना चाहिए वो सारा चीज़ पता चल गया। उस वेक्टर के अंदर ओरी रहना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर रहना चाहिए, ठीक, जिस वजह से उसको क्या करें, सिलेक्टेबल मार्कर क्यों होना चाहिए कि अगर हमारा न्यू जनरेशन में नया जनरेशन में जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है उसको पहचानने के लिए कि उसके अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है कि नहीं गया, इस वजह से सिलेक्टेबल मार्कर रखते थे, ठीक। बाकी तो कोई इशू नहीं है। अब देखो अभी हम लोग जिस वेक्टर के बारे में पढ़े थे लोग, वो किसके पास, वो बैक्टीरिया का था। ये बैक्टीरिया से प्लाज्मिड निकाल रहे हैं, फिर बैक्टीरिया में ही इंजेक्ट करते रहे उसका कॉपी बनाने के लिए, ठीक। अगर हम लोग को प्लांट्स और एनिमल के अंदर अगर कोई चीज़ का कॉपी बनवाना हो उसके अंदर, तो फिर क्या करें, तो उसके लिए वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल, मतलब प्लांट्स और एनिमल में कॉपी अगर बनवाना है तो उसके लिए कौन सा वेक्टर का यूज करेंगे। अब बैक्टीरिया वाले वेक्टर का यूज करेंगे तो प्लांट्स और एनिमल में थोड़े काम करेगा, वो बैक्टीरिया में ही कॉपी बनाएगा। तो प्लांट्स और एनिमल में अगर हम लोग कोई चीज़ का कॉपी बनवाना है तो कैसे बना सकते हैं, क्योंकि दवा का जब कोई भी दवा बनाते हैं, वैक्सीन हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, तो हम लोग एनिमल पे भी ट्रायल करते हैं, ठीक, और कहीं कहीं और इंसानों पे भी ट्रायल करते हैं कि नुकसान कुछ नहीं ना कर रहा है या ऐसा वैसा कुछ। तो उस वजह से और बहुत सारा कार्य, तो ये सब बायोटेक का ब्रांच है, ये सब बायोटेक्नोलॉजी में सब काम होता है। तो इस वजह से जो हम डीएनए अपना किसी दूसरे डीएनए से अटैच करवा के बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे थे, वैसे ही प्लांट और एनिमल के अंदर कौन सा वेक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे। ये जो वेक्टर था आर्टिफिशियली बनाए थे, इसको हम लोग किसी बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि प्लाज्मिड बैक्टीरिया में ही मिलता है। तो इससे हम अपना डीएनए लगा के किसी बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं और वहाँ से हम लोग कॉपी मिलता है। तो प्लांट्स और एनिमल में अगर कॉपी बनाना है तो क्या कर सकते हैं, तो प्लांट्स में कौन सा वेक्टर का यूज कर सकते हैं, तो प्लांट्स में एक ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है। कौन सा प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, मतलब प्लांट्स में एक ट्यूमर इंड्यूस, मतलब उसमें ट्यूमर कराने वाला एक प्लाज्मिड होता है, जिसको क्या बोलते हैं, टीआई प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक। ये जो टीआई प्लाज्मिड है ये कहाँ से मिलता है हम लोग को, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस से मिलता है, ठीक। ये क्या है, इट इज अ पैथोजन ऑफ डाइकोट प्लांट, नॉर्मल प्लांट सेल, ट्यूमर सेल प्रोड्यूस केमिकल अगेंस्ट पैथोजन। अब देखो ये क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस क्या है, पैथोजेंस ऑफ डाइकोट प्लांट। क्या है ये, पैथोजेंस है डाइकोट प्लांट का। डाइकोट प्लांट क्या होता है, मोनोकोट और डाइकोट दो तरह का प्लांट होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, मोनोकोट डाइकोट दो तरह का प्लांट होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। हाँ, मोनोकोट में एक कोटिलिडोन होता है, डाइकोट में दो कोटिलिडोन होता है, उसका सीड आराम से दो भाग में इक्वल इक्वल बढ़ जाता है, तो वो दैट इज कॉल्ड, उसको डाइकोटिलिडोन के अंदर रखते हैं। तो जो डाइकोटिलिडोन प्लांट है उसका ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस क्या है, पैथोजन है। पैथोजन का मतलब क्या होता है, पैथोजन का मतलब क्या होता है, पैथोजन का मतलब क्या होता है, बताओ कोई। पैथोजेंस का मतलब क्या होता है, पैथोजेंस किसको बोलते हैं, पैथोजेंस उसको बोलते हैं जो कि दो तरह का पैथोजेंस होता है। एक होता है कि वो पैथोजन का मतलब होता है कि किसी भी लिविंग बॉडी के या तो ऊपर या तो अंदर रह के अपना फूड को फुलफिल करें, ठीक, या तो हमारे अंदर इंटर करके अपना फूड खाए, अपना आपको जिंदा रखे, या तो हमारे बॉडी के सरफेस पे आके वहाँ से अपना चीज़ ले जो उसको लेना है, वो हो गया पैथोजेंस, ठीक। तो नॉर्मल जो प्लांट सेल होता है, वो जो नॉर्मल प्लांट सेल होता है
ट्यूमर सेल प्रोड्यूस केमिकल अगेंस्ट पैथोजन। जो नॉर्मल प्लांट सेल होता है, ठीक, उसमें क्या होता है, ट्यूमर सेल प्रोड्यूस होता है, किसके अगेंस्ट, पैथोजन के अगेंस्ट। मतलब कि जो प्लांट का सेल होता है वो क्या करता है, ट्यूमर सेल प्रोड्यूस करता है केमिकल, ठीक, किसके अगेंस्ट, पैथोजन। मतलब कोई भी पैथोजेंस प्लांट्स को जो नुकसान पहुंचा रहा है तो उसके अगेंस्ट प्लांट्स क्या करता है, ट्यूमर सेल प्रोड्यूस करता है केमिकल, किसके अगेंस्ट, पैथोजन के अंदर। और कौन सा पैथोजन है वो, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस है। इट इज द पैथोजेंस ऑफ डाइकोट प्लांट। ये जो पैथोजेंस है ये ट्यूमर इंड्यूस कराता है प्लांट में, ठीक। इसलिए इस पैथोजेंस को मारने के लिए, खत्म करने के लिए प्लांट क्या करता है, ट्यूमर सेल प्रोड्यूस केमिकल अगेंस्ट पैथोजन। तो उसको खत्म करने के लिए प्लांट सेल क्या करता है, केमिकल रिलीज करता है, ठीक, जो कि उसको बचाता है पैथोजन। अंडरस्टूड। तो अगर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के डीएनए को अगर किसी दूसरे रिकॉम्बिनेंट, अगर दूसरे डीएनए जो हमको चाहिए उसको अगर अटैच करवा के किसी प्लांट्स के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो हम लोग को कॉपी बनाना प्लांट्स के अंदर शुरू हो जाता है, ठीक। ये उसके अंदर जाकर कॉपी बनाना शुरू कर देता है। अंडरस्टूड, ठीक। तो ये प्लांट्स का है कि अगर प्लांट्स के अंदर कौन से, अगर क्वेश्चन आएगा कि प्लांट्स के अंदर कौन से फैक्टर के डीएनए को रिकॉम्बिनेंट बना के हम इंड्यूस करा सकते हैं अपने कॉपी बनाने के लिए, तो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड टीआई विच इज मेड फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। बस इससे ज़्यादा सवाल इससे नहीं आता। अगर एनिमल का बात करें तो एनिमल में कौन कौन सा, एनिमल में किसका किसका डीएनए का यूज कर सकते हैं, रेट्रोवायरस का, ठीक, एडिनोनाइन का और पैपिलोमा वायरस का, ठीक। ये तीन ऐसे हैं जिसको हम लोग एनिमल के अंदर क्लोनिंग फैक्टर की तरह यूज करते हैं। मतलब इनके अंदर के डीएनए को हम लोग निकाल दें और उसको अपना मनचाहा डीएनए से अटैच करवा के अगर किसी एनिमल के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमारा उसके अंदर मनचाहा जीन जो चाहिए वो उसका कॉपी होना शुरू हो जाएगा। और अगर ये नॉर्मल कंडीशन में इंसान के अंदर अगर आ जाए तो क्या करता है, एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल। मतलब कि अगर ये सब नॉर्मल कंडीशन में अगर इंसान के अंदर अगर पाया जाएगा तो क्या करेगा, ये जो हमारा नॉर्मल सेल्स है उसको कैंसर सेल्स में कन्वर्ट कर देता है कैंसरस सेल्स में। किसमें, कैंसरस सेल्स में। कैंसर में एक्चुअल होता क्या है, कैंसर में होता क्या है, जनरली कैंसर में जो सेल का डिवीज़न है वो अनकंट्रोल्ड बढ़ने लगता है। मतलब कि यहाँ का सेल का डिवीज़न नॉर्मल है तो मेरा हाथ नॉर्मल लग रहा है, यहाँ अगर अनकंट्रोल सेल बढ़ता जाएगा तो हाथ का सेल साइज भी बढ़ेगा, अंदर अंदर नुकसान भी करेगा। भाई यहाँ मान लो इतना दूर में 100 सेल रहना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में, मान लो इतना दूर 100 सेल से बना हुआ है, 100 ही सेल से ना बना रहेगा, उससे ज़्यादा सेल्स होगा तो कंडीशन क्या होगा, हेक्टिक होगा, एबनॉर्मल होगा। तो कैंसर में क्या होता है, अगर कहीं कैंसर हो गया है किसी को तो वहाँ का सेल ना अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगता है, वहाँ पे सेल का नंबर बढ़ने लगता है। एक तरह से देखें तो समझो सेल का कॉपी होना शुरू होने लगता है, बहुत सारा सेल बनने लगता है। तो अगर बहुत सारा सेल बनने लगेगा अनकंट्रोल तो क्या होगा, बॉडी को नुकसान करेगा ना, और धीरे धीरे पूरे बॉडी में फैल जाएगा, ठीक। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है अगर ये हमारे बॉडी में हमारे नॉर्मल सेल्स को क्या करता है, कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट करता है, मतलब हमारे नॉर्मल सेल को कॉपी करवाना शुरू कर देता है। तो अगर इसका मतलब इसके अंदर जो डीएनए है वो कॉपी बनाने का क्षमता रखता है, ठीक। तो अगर इसके डीएनए को अपना मन जहाँ डीएनए से अटैच करवा के किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे तो उसके अंदर उसका कॉपी बनने लगेगा कि नहीं, अच्छे से बनने लगेगा। इसलिए एनिमल में इन सब फैक्टर की तरह यूज होता है। समझ में आ गया। अगर बैक्टीरिया में अपना कॉपी बनवाना है तो प्लाज्मिड, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड का यूज करते हैं। प्लांट्स में अगर बनवाना है तो जनरली एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के प्लाज्मिड का यूज करते हैं। अगर एनिमल में बनवाना है, अगर कॉपी करवाना है अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट तो इन सब के डीएनए का यूज करते हैं। क्लियर हो गया। और जब उसके अंदर कॉपी बन जाएगा तो उसके अंदर से निकाल के अपना मनचाहा सामान बना लेंगे। या अगर किसी को वैक्सीन ही देना है तो इन सब के डीएनए को अटैच करवा के उससे रिकॉम्बिनेंट बना के किसी को वैक्सीन दे देंगे, ठीक। ये हो गया पूरी क्या, क्लोनिंग फैक्टर। अब देखो, अब मानो बहुत सारा, अब मानो किसी डीएनए पे अपना डीएनए अटैच करवा दिए हैं
अब उसको किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, यही ना करना है, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कॉपी करने के लिए होस्ट के अंदर। मान लो ये मेरा फॉरेन डीएनए है, वो डीएनए जिसका हम लोग को कॉपी चाहिए। ये फॉरेन डीएनए कैसे मिला होगा हम लोग को, फॉरेन डीएनए कैसे मिला होगा हम लोग को, मन चाहा डीएनए कैसे मिलता है, किसी के ऑर्गेनिज्म के अंदर से सेल निकालते हैं, उस सेल के अंदर से उसके डीएनए को निकालते हैं, फिर उस डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, फिर उस टुकड़ों को क्या करते हैं, उसके साइज के हिसाब से एग्रो जेल प्रोसेस करते हैं, फिर इल्यूशन के प्रोसेस से उसको निकालते हैं जो उसमें से चाहिए डीएनए हम लोग को फ्रेगमेंट, फिर उस फ्रेगमेंट का पीसीआर से कॉपी करवाते हैं। इतना प्रोसेस करते हैं तो हमको अपना मन चाहा जीन ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ये फॉरेन डीएनए जिसको बोलता है। इस फॉरेन डीएनए को किससे ऐड करते हैं हम लोग, किसी प्लाज्मिड से ऐड करते हैं या किसी दूसरे डीएनए से ऐड करवाते हैं। जब किसी प्लाज्मिड से और दूसरे डीएनए से ये जब अटैच हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, आरडीएनए। क्या बोलते हैं, आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यस और नो, यही ना बोलते हैं। जब किसी फॉरेन डीएनए, किसी वेक्टर डीएनए, प्लाज्मिड और डीएनए क्या है, एक तरह का वेक्टर डीएनए है जिसको अटैच करके किसी के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो जब कोई फॉरेन डीएनए किसी वेक्टर डीएनए से अटैच होता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब जब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल जाता था हम लोग को, अब इसको क्या करते हैं, किसी होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। क्यों किसी होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ये तो हमारे पास एक ही ना मिला, एक ही बनाया है अभी तक। अब ये किसी होस्ट के अंदर जाएगा तो कॉपी करेगा, वो रिप्रोडक्शन करेगा। तो ऐसे हम लोग को मेरा जो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट था, ये बहुत ज़्यादा नंबर पर मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा नंबर पर मिलेगा तो उसका प्रोडक्ट बना के मार्केट में निकाल दें, चाहे दवा हो चाहे जो भी कुछ हो। तो अब यहाँ क्या पढ़ना है कि ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो कैसे किसी होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करेगा, अपने से थोड़े हो जाएगा। मान लो हमको मलेरिया हो गया है, तो मलेरिया पैरासाइट जो है या फीमेल एनोफिलस जो मॉस्किटो है वो किसी मलेरिया वाले को काटी होगी, फिर वो उसका ब्लड स्ट्रीम उसके में गया होगा, फिर वो मेरे अंदर आके हमको काटेगी। मतलब वो जब आके हमको पियर्सिंग करेगी, पिंच करेगी, तो वो मेरे अंदर से ब्लड को सक करना चाहिए। मच्छर बैठता है तो पहले आराम से अपना बैट उठ जाता है, उसके बाद वो अपना जो भी है वो पियर्स करता है। तो जब पियर्स करेगी वो मॉस्किटो तो उसका ब्लड स्ट्रीम मेरे ब्लड स्ट्रीम से मिलेगा, तब जाके वो उसके अंदर जो डेंगू वाला जो भी बैक्टीरिया है वो मेरे अंदर इंसर्ट करेगा। ठीक, तो प्रोसेसिंग है ना, वो आया बैठी, फिर अपना डंग जो भी है वो पियर्स की, तब ब्लड मिला, तब जाके वो हमको बीमारी हुआ। वो बैक्टीरिया मेरे अंदर इंटर किया। या हम लोगों को कोई दवा ही खाना पड़ता है तो दवा या तो मुंह से खाते हैं पानी से, या तो इंजेक्शन लगता है, तब वो दवा हमारे अंदर जाता है। तो कोई चीज़ हमारे अंदर इंटर कर रहा है तो उसका प्रोसेस है कि नहीं है, अपने से नहीं ना करेगा। तो वही ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना। अब किसी को इंजेक्शन देना है तो ऐसे जाके ऐसे घोप दिया जाता है क्या, हट। किसी को इंजेक्शन ही देना है तो सबसे पहले उस जगह को साफ किया जाता है। ठीक, उसके बाद नस में देना है, वेन में देना है, तो फिर वो वेन खोजा जाता है, दैट्स वाई उसको फिर इंसर्ट किया जाता है, वो दवा उसके अंदर दिया जाता है। बाद में निकाल के फिर थोड़ा रुई लगा दिया जाता है, कॉटन लगा दिया जाता है कि ब्लड बाहर ना निकले। तो मसल्स वाले में बिना साफ किए दे देता है लोग क्या, मसल्स वाले में कोई ऐसा देता है, मसल्स वाले में भी है 90 डिग्री देना चाहिए और मसल्स होना चाहिए। ये नहीं कि बोन में दे दिए, किसी नस में दे दिए, पता चले सुई दे के निकले तो हाथों में काम करने बंद कर दिए। ठीक, नहीं कुछ नहीं, जो दे रहा है उसको मना करो, बोलो कि साफ करके दीजिए। नहीं बोलिए, माना साफ करके दीजिए। पेशेंट भी देखो, पेशेंट के साथ साथ ना उसका अटेंडेंट जो होता है वो अच्छा होना चाहिए। माने हम किसी पेशेंट को जा रहा है तो उसके साथ जो जाना चाहिए ना वो थोड़ा होशियार होना चाहिए कि वो बता सके पेशेंट के बारे में कि हाँ इसको हाँ ये दिक्कत। क्योंकि पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है तो कितने चीज़ों को भूल जाता है बताने। आधा चीज़ बताएगा, आधा चीज़
भूल जाएगा, घर पे आएगा तो याद करेगा जा ये तो हम डॉक्टर साहब से कुछ भी नहीं किए। तो इसीलिए हमेशा पेशेंट के साथ साथ उसका अटेंडेंट जो होना चाहिए वो भी अच्छा होना चाहिए, कि वो डॉक्टर से पूछ ले कि हाँ डॉक्टर साहब सब तो बता दिए, खाना में भी बता दीजिए। या अगर पेशेंट के साथ कुछ हो रहा है तो पेशेंट है ना वो जी, अनकॉन्शियस भी हो सकता है, समझ नहीं है, पेशेंट है तो मतलब हो सकता है समझदारी उस समय काम नहीं किया होगा, थोड़ा अनकॉन्शियस होगा। तो उस समय जो उसके साथ है वो तो सही है, वो तो बोलेगा हाँ भाई तुम कैसे दे रहे हो, तुम सही से दो। या डॉक्टर से कोई बात बोलना है, डॉक्टर साहब ये भी बात है, घर पे भाई गोश्त ज़्यादा खाता है, घर पे चॉकलेट ज़्यादा खाती है, डॉक्टर से बोला जाता है तभी ठीक नहीं हो रही है। तो डॉक्टर फिर समझाता है बाबू मसाला मत खाओ, पानी पूरी मत खाओ ज़्यादा, तला भुना सामान मत खाओ ज़्यादा, नहीं तो तुमको नुकसान पहुँचेगा। हाँ फ्रूटी ये सब तबीयत खराब करने वाला है। रोज़ पैकेट वाला सामान है, जितना पैकेट वाला सामान है सबके अंदर प्रिजर्वेटिव मिला हुआ है। रॉ मटेरियल खाना खाइए, अपने सामने बनवा के खाइए, घर में खाइए, जूस अपने घर पे निकाल के पीजिए, या नॉर्मल जो जूस निकालता है वो पीजिए भाई, अपने से जूस पियो। अब मान लो जूस वाले के पास गए हो, अब जूस वाला पता नहीं कैसे कंडीशन में फल को साफ किया है, कैसे कंडीशन में डाल, हो सकता है उसको टाइफाइड हुआ हो सकता है उसको कुछ हुआ हो, वैसे ही डाल दे, वैसे ही मिक्स कर दे। पानी पूरी वाले को पानी पूरी खाते हो कितना हाथ में ग्लव्स लगा के खिलाता है, सब तो वैसे ही हाथ रहता है। अब हमारे चारों तरफ, अब मान लो, और उसी हाथ से वो क्या करता है, उसी हाथ से वो नोट भी लेता है, जिसको खिलाता है उससे पैसा लेता है कि नहीं लेता है, उसी हाथ से पैसा लेके गिन के वापस करता है। और तुमको नहीं पता है कि पैसे में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया होता है, और उसी हाथ से फिर बैठ के उसी हाथ से हम लोग खा लेते हैं। तो लोग कहता है कि हमको बीमारी कैसे हो गया, हम तो बहुत सही से रहते हैं, दिन हफ्ता में एक ही दिन पानी पूरी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, तो देखिए बीमारी कहाँ से हो रहा है। इन्फेक्शन हर जगह हो रहा है, पैसा इन्फेक्शन हर जगह हो रहा है, ठीक देखिए। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये सब चीज़ तो करते ही वो लोग, लेकिन साथ में तुम लोग इसको जो मार सके उसके लिए कुछ नहीं करते हो। साथ में ये नहीं कि फ्रूट्स घर पे खाएं, नॉर्मल वे में नहीं खाएंगे, चबाना पड़ेगा, दांत टूट जाएगा, ठीक। सेब नहीं खाएंगे, ज़्यादा चबाना पड़ेगा, बस वही बात। अच्छा चीज़ अच्छा लगता है, नहीं लगता है। दूध नहीं पिएंगे, फ्रूट्स नहीं खाएंगे, रोटी सब्जी सही से नहीं खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे, घर में बिरयानी बना हुआ ठूस लेंगे, घर में गोश्त पुलाव बना रहेगा ठूस लेंगे, और रोटी करेला दे दो, रोटी नेनुआ दे दो, छोड़ देगा, देखो भाग आ रहा है, छोड़ देंगे। तो वही बात है, खाना है बस उल्टा सीधा सामान, घर पे भी उल्टा सीधा खाना है, बाहर तो खाना ही खाना है, उतना नहीं खाते। चलो यहाँ देखो, आए अब यहाँ देखो, अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, यहाँ ध्यान दो, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इसको इंट्रोड्यूस कराना है। अब देखो होता कैसे, हम जानते हैं जो डीएनए होता है वो किस नेचर का होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। हाइड्रोफिलिक नेचर का मतलब क्या होता है, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक दो आता है, दोनों का मतलब। हाइड्रोफिलिक नेचर का मतलब होता है कि डीएनए जो होता है कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, मतलब जो सेल का मेम्ब्रेन होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, वो वाटर से अपने आप को रिपल्सन कराता है। जो सेल का मेम्ब्रेन होता है उसमें जो डीएनए है वो हाइड्रोफिलिक नेचर की वजह से सेल के मेम्ब्रेन को डायरेक्टली इंजेक्ट करके अंदर नहीं जा सकता है। कि मान लो हम नॉर्मल कोई बैक्टीरिया का सेल रख दिए या कोई भी एनिमल सेल रख दिए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उसके बाद छोड़ दिया तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसके अंदर चला गया, तो ऐसा नहीं होता, नहीं जाता, ठीक। मान लो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो जो लेकर आई है मलेरिया वाली बैक्टीरिया, वो तुम्हारे पास आके खाली बैठ गई तो तुमको मलेरिया हो जाएगा, नहीं होगा। जब तक कि वो तुमको पियर्स ना करे, जब तक उसका ब्लड स्ट्रीम तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम से नहीं मिले, तब तक तुमको मलेरिया नहीं होगा, ठीक। तो वही चीज़ नहीं बता रहा है। कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब ये होता है कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिस होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करना है कॉपी बनाने के लिए, उस होस्ट ऑर्गेनिज्म को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है, मतलब उसको उस लायक बनाना पड़ता है कि वो इसको अपने अंदर इंट्रोड्यूस करा सके, उसके अंदर अपना कॉपी बनवा सके। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है,
बैक्टीरिया मेड कॉम्पिटेंट टू एक्सेप्ट डीएनए। सबसे पहले इस बैक्टीरिया को, इस ऑर्गेनिज्म को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है कि वो इसको, तुम लोग एग्जाम दोगे इंटर का, उसके लिए अपने आप को बना रहे हो ना उस लायक, पढ़ाई कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, 11 पढ़ोगे, 12 पढ़ोगे, तब 12 का एग्जाम देने लायक रहोगे, अगर ईमानदारी से एग्जाम देना है तो उसके लिए 2 साल मेहनत करना है ना, आना है, पढ़ना है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, सब में पढ़ते हो सब आगे, तो उतना दूर से अपने आप को लेकर आना है, सुबह सुबह उठा के, है ये भी तो मेहनत ही है। तो अपने आप को उस लायक बना रहे हो। किस लायक बनाना है कि जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल करना है, अच्छे से पैसे कमाना है, सही तरीके से कि अपने माँ बाप, अपना फैमिली को सही से देख सके, खुद की इज्जत हो, तो उसके लिए अपने आप को बना रहे हो। तो वही चीज़ है, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इस होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करेगा, उसके लिए इसको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है। जो कॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंसी एक टर्म आएगा, देख लो यहाँ कॉम्पिटेंसी एक टर्म आया है, अभी तक 3-4 टर्म याद रखना सर। एक इल्यूशन था, एक स्पूलिंग था, और एक इससे पहले आया था ट्रांसफॉर्मेशन, और अब क्या है कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी बोलता है ये एक ऐसी एबिलिटी है सेल की टू टेक अप फॉरेन डीएनए, मतलब ये जो डीएनए है रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो फॉरेन डीएनए के साथ लेकर आ रहे हैं, वो सेल अपने अंदर एबिलिटी है, वो सेल के अंदर कि अपने अंदर उसको इन्वॉल्व कर सके या अपने अंदर उसको ले सके, वही होती है कॉम्पिटेंसी। तो किसी भी सेल को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए 2 मेथड करते हैं, केमिकल मेथड और एक फिजिकल मेथड। क्या करते हैं ये 2 मेथड? आसान है, बस बहुत आसान है। फिजिकल मेथड पहले देख लो। पहला क्या है? माइक्रो इंजेक्शन मेथड। इसमें क्या करते हैं, ये एक इंजेक्शन टाइप का हो गया, इसके अंदर हम अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए भर देते हैं, भरने के बाद किसी सेल के अंदर उसको इंजेक्ट कर देते हैं, डायरेक्टली चला गया अंदर। ये हो गया फिजिकल मेथड, बाहर से फिजिकल मेथड करके अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वही बोल रहा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ अ एनिमल सेल। किसी भी एनिमल सेल के डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर माइक्रो इंजेक्शन मेथड से हम लोग अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंजेक्ट कर देते हैं। जब ये अंदर जाएगा तो कॉपी बनाना शुरू कर देगा। दूसरा क्या है? बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड। नाम से ही लग रहा है कि दूर से फायरिंग करने वाला बात होगा, तो देख लीजिए यही है। अगर नॉर्मल कंडीशन का बात किया जाए तो जिस ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंटर कराना है उसको यहाँ रखते हैं, उसको यहाँ रखते हैं, उसको यहाँ पर रखते हैं, ठीक। और ऐसा एक गन टाइप का बना रहता है, यहाँ पर हम यहाँ पर क्या रखते हैं? माइक्रो पार्टिकल। कौन सा माइक्रो पार्टिकल है? हमारा आरडीएनए। जिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इसके अंदर इंटर कराना है उसको वहाँ रखते हैं। और ये क्या है? फायरिंग पिस्टन। पिस्टन से उसको फायर करते हैं इसके ऊपर। तो जैसे ही फायर करता है तो किसी चीज़ से फायर किसी को करेंगे तो क्या होता है? अंदर इंटर करता है कि नहीं? गोली किसी को मारते हैं तो अंदर इंटर करता है कि नहीं करता? तो वो जब हाईली स्पीड में फायर करते हैं तो तुरंत क्या होता है? इस टारगेट टिश्यू के अंदर, सेल के अंदर जाके ये जो फॉरेन डीएनए है वो जाके इंसर्ट हो जाता है। तो ये सब फिजिकल मेथड है, जीन गन मेथड इसी को बोलता है, ठीक। इसके लिए ये तो अंदर का था स्ट्रक्चर, ऐसा भी जीन गन होता है जो बाहर से गन की तरह दिखता है, जैसे को मार देंगे तो अंदर डायरेक्ट चला जाएगा, ठीक। तो ये टाइप है जीन गन मेथड का, बहुत तरह का होता है, ठीक। देखो जैसे यहीं पर ये किसी प्लांट्स के अंदर देखो इंट्रोड्यूस करा रहा है, ये देख रहे हो गन टाइप का बना हुआ है, इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा के मार देता है तो तुरंत इसके अंदर वो चीज़ चला जाएगा, जो भी चीज़ इंसर्ट कराना है। तो फिजिकल मेथड समझ में आ गया, 2 ही था, माइक्रो इंजेक्शन और बायोलिस्टिक जीन गन मेथड। केमिकल मेथड में क्या बोलता है कि किसी सेल को ट्रीट करते हैं किससे? डाइवैलेंट कैटायन से। डाइवैलेंट का मतलब समझते हो ना, क्या होता है डाइवैलेंट का मतलब? आज पता है, आज इसमें केमिस्ट्री भी है और फिजिक्स भी है। फिजिक्स यहाँ है पता है? फिजिक्स यहाँ है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब पता है? थोड़ा बताओ तो, पता ही होगा। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? स्पीड और वेलोसिटी 2 चीज़ होती है। स्पीड और वेलोसिटी 2 चीज़ होती है, दोनों में अंतर बता। स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों में अंतर बता। खैर इसका अंतर हम पूछ लेंगे, बताएंगे। हाँ बताना ना, अभी पहले ये देख लो।
देखो सेल होता है, सेल को किस चीज से ट्रीटेड करते हैं? सेल को एक ऐसे मीडियम में रखते हैं जो कौन सा मीडियम है? डाइवैलेंट कैटायन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कैटायन, कैटायन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज आयंस, पॉजिटिवली चार्ज आयंस इज कॉल्ड कैटायंस। तो ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस है, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब पॉजिटिवली चार्ज आयंस है। डाइवैलेंट का मतलब इसके ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज हो, तो Ca2+ के ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज, ये एक तरह का कैटायन है, कैल्शियम कैटायन। इसको अगर सेल के अंदर रखेंगे, सेल को इस मीडियम में रखेंगे, तो सेल के वॉल में पोर्स होते हैं छोटे छोटे चीज़ों को अंदर इंसर्ट करने के लिए। तो जो सेल के वॉल का पोर्स होता है ना, वो क्या होता है? बढ़ जाता है, वो बढ़ जाता है। तो जब बढ़ जाएगा इस कैल्शियम की वजह से, जब सेल्स का जो भी ये सेल्स है, मान लो ये सेल है, इसका ये मेम्ब्रेन है, इसका अगर मान लो अगर पोर्स बढ़ गया तो आराम से मेरे इसके अंदर आराम से रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंटर कर जाएगा, यस और नो, कर जाएगा। तो ये केमिकल मेथड है। और क्या करते हैं कि कैल्शियम आयंस के साथ रखते हुए उस सेल्स को, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, उस सेल्स को क्या करते हैं? कभी बहुत ठंडे मीडियम में रखते हैं आइस में, और कभी बहुत गर्म मीडियम में रखते हैं, कम से कम 42 डिग्री सेल्सियस पर। फिर उसको उठा के कहाँ रख देते हैं? आइस पे रखते हैं। तो इस कंडीशन से भी क्या होता है? सेल के मेम्ब्रेन का पोर्स ओपन होता है और सेल्स के अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंटर कर जाता है। इसको बोलता है हीट शॉक ट्रीटमेंट, मतलब गर्म करो ठंडा करो, गर्म करो ठंडा करो, इससे भी वो ओपन हो जाता है। ठीक, तो अगर मान लो कोई इंसान है, उसको बार बार कभी मारोगे कभी प्यार करोगे, मारोगे कभी प्यार करोगे, तो पिटौर हो जाएगा, थेतर हो जाएगा। ठीक, अब उसको लाख मारो पीटो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, छोटा छोटा बच्चों को भी तुम लोग देखे होगे सब कि बहुत पिटाता है सब, कुछ दिन में एकदम बिगड़ जाता है सब। छोटा है लेकिन बिगड़ा हुआ, लाख तुम डांटोगे सुनबे नहीं करेगा, क्योंकि उसको पिटाने का आदत हो गया है। और जब पीट दोगे तो उठो तो रोते रोते थोड़ा देर सूझ जाएगा, फिर उठ के वही काम करेगा। तो इसलिए कोशिश करना है कि बच्चों को थोड़ा पहले शुरुआत से ही प्यार से हैंडल करना सिखाना चाहिए, कि वो आप उसको बोल के समझा सके। नहीं तो पता चलेगा कि अभी आप उसको मार के समझा रहे हैं, बड़ा होगा तो फिर समझ में नहीं पड़ेगा। कितना दिन मारिएगा? छोटा बच्चा है, रहम भी हो जाएगा, रहम खाना पड़ेगा। तो भाई ये हीट शॉक ट्रीटमेंट ठीक खत्म हो गया, क्लियर। तो आज की लेक्चर यहीं पे समाप्त।